मैं आपकी बात स्पष्ट कर रहा हूं। बैठिए, बैठिए आप, बैठिए आप, मैं आपकी बात स्पष्ट कर रहा हूं। ये बहुत अजीब स्थिति है, बात पूरी होने से पहले ही। मैं समझ सकता हूं आपकी पीड़ा, विपक्ष में पहली बार आप लोग बैठ रहे हैं, मैं समझ सकता हूं आपकी पीड़ा, लेकिन वो हर जगह नहीं झलकनी चाहिए। एक मिनट। उन्होंने उसको ऐसा नहीं है डेड कर दिया, उसको हेल्थ को भेज दिया, और ये घटना परसों की है। तो अब स्वास्थ्य विभाग उसका जो है उत्तर तैयार करेगा और वो सदन के समक्ष आएगा। लेकिन जो डेस्परेशन विपक्ष यहां दिखा रहा है उसकी आवश्यकता नहीं थी। धन्यवाद। आगे बढ़िए। अगला आप बात पूरी करिए। अब वो होते ना, मुकेश अहलावत यहाँ पर होना चाहिए थे। आप, मुझे नहीं मालूम, यहाँ प्रश्नकाल में भी वकील भेजे जाते हैं, मुझे मालूम नहीं था। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि मुंडका विधानसभा, जिसमें कि DSIDC द्वारा सड़क और नालियां इनका बनाने का कार्य किया जाना था, DSIDC के पास बजट की उपलब्धता के बाद मुंडका विधानसभा क्षेत्र की इन कॉलोनियों का विकास कार्य क्यों नहीं किया गया? मेरी सरकार इन कॉलोनियों के विकास को कब तक करा देगी? ये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। माननीय सदस्य, एक जानकारी जो पिछले दिनों इन प्रश्नों के उत्तर को संग्रह करते समय आई, लगभग DSIDC और फ्लड दोनों विभागों को जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनी के विकास के लिए पैसे दिए गए थे, DSIDC और फ्लड दोनों विभागों को बता, दोनों तरह की चीज मैं आपको जानकारी में दे रहा हूं, सदन के समक्ष रहे ये जानकारी, क्योंकि ये सभी के कंसर्न का इशू है। उनको जितना पैसा दिया गया था उसका लगभग 55% पैसा ही वे लोग इस्तेमाल कर पाए। हम इसकी जानकारी संग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं कि किन कारणों से, क्या उनको ये काम करने से रोका गया, क्या उनके पास उसके संदर्भ में जरूरी जो नो हाउ और जो साधन रहने चाहिए थे, जितने स्टाफ रहना चाहिए था वो नहीं था, किस प्रकार का कमियों के कारण वो हुआ नहीं, उसी में आपके मुंडका विधानसभा का संदर्भ भी आता है। मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से प्रयास करूंगा कि अतिशीघ्र इस डाटा को संग्रहित करके DSIDC और फ्लड ने ये काम कहां अधूरे रहे और क्यों अधूरे रहे, इससे सदन को अवगत कराने का मैं प्रयास करूंगा। बस पूरक प्रश्न हो गए। अब अगला प्रश्न श्री वीरेंद्र सिंह कादियान। अध्यक्ष जी, मैं 27 नंबर प्रश्न के का माननीय मुख्यमंत्री जी से जवाब की इच्छा रखता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आप बैठिए। आप लगता है प्रश्न, आप मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी आपके खिलाफ, मुझे आपको सरकार मैं नहीं, अगर सरकार जवाब दे रही है, आप नहीं, अगर सदन को आपको सरकार जवाब दे रही है, रिप्लाई करिए। आप रिप्लाई करिए। आपको सरकार जवाब दे रही है। बैठिए। मैं आप अध्यक्ष जी को जारी नहीं रखने देना चाहते। मैं अध्यक्ष जी से अनुमति लेकर बोलूंगा। बैठिए। अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। मैं आपसे अनुरोध कर, अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था के कारण रिप्लाई करिए। आप, मैं जवाब देना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति है तो। आप जवाब दीजिए। विपक्ष को जवाब से कोई अर्थ नहीं है। माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, करिए। दिल्ली में
जो GSTIN नंबर हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, ये कुल मैं प्रवेश साहिब सिंह पर 8,03,445 प्रवेश साहिब सिंह जो हमारे मंत्री हैं उनको रिप्लाई के लिए आग्रह करता हूं। विपक्ष के सवाल पर भी विपक्ष अगर जवाब नहीं चाहता तो बहुत ही दुख का विषय है। आप बैठिए, आप बैठिए, सुनो नहीं, आप बैठिए। देखिए अगर आपने रूल बुक पढ़ी है, अगर आपने रूल बुक पढ़ी है, मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुमति लेकर बोल रहा हूं। बैठिए, आप प्रश्न पूछिए। अभी माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, दिल्ली में कुल 8,03,445 GSTIN नंबर रजिस्टर्ड हैं। इसमें जो राज्य सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड हैं ये 4,95,896 हैं और जो CGST नंबर रजिस्टर्ड हैं ये 3,07,549 हैं। और ये जो प्रक्रिया रहती है, जो भी GSTI को अप्लाई करता है तो ये उसमें रैंडमली उसको पिक करते हैं। कोई उसमें CGST में चला जाता है, कोई उसमें SGST में चला जाता है। और जो आपने दूसरा सवाल पूछा है कि कितने फर्जी GSTI नंबर को अभी तक आइडेंटिफाई किया है, ये लगभग जो भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, इसके द्वारा 11,836 नंबर का ऐसा पहचान किया गया जो फ्रॉड थे, फर्जी थे। उसके बाद में कंबाइंड ड्राइव होती है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की, और जब वो ड्राइव होती है उसके बाद में फील्ड वेरिफिकेशन होता है, वो सारे पेपर्स की उनके कंप्यूटर की जांच होती है। उसके बाद में पाया गया कि 8,020 नंबर उसमें से एकदम फ्रॉड थे और उनको हटा दिया गया और उसके ऊपर में कार्रवाई भी होती है, उनका नंबर कैंसिल भी होता है। और उसके बाद में जो आपने लास्ट क्वेश्चन पूछा कि कोई इसमें लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो आजकल ये आज से पहले परंपरा होती थी, अगर कोई भी आदमी अपना व्यापार करना चाहता है उसको कोई भी लाइसेंस, कोई भी आवश्यकता नहीं है लेने की, और उसको केवल अपना GST नंबर अप्लाई करना होता है। अगर उसको GST नंबर मिल जाता है तो वो सीधा अपना व्यापार कर सकता है। हालांकि अगर कोई अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता है तो उसको MCD का लाइसेंस लेना होता है, या कोई पेट्रोलियम संबंधित अपना व्यापार करना चाहता है तो उसको फिर भारत सरकार से अनुमति लेनी होती है। इसके अलावा किसी भी व्यापार में किसी भी कोई भी ट्रेस व्यापार के लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। कोई पूरक प्रश्न? श्री प्रेम चौहान। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। बैठ जाइए आप। हाँ जी, अभी तक ये सप्लीमेंट्री हो रहा था क्या? शोर क्यों मचा रहे थे आप लोग? किस लिए शोर मचा रहे थे? प्रश्न आपके सदस्य का था और आप सब शोर मचा रहे थे, किस लिए? प्रश्न आप पूरक प्रश्न पूछेंगे या शोर मचाएंगे? आप बताइए ना। प्रश्न काल में विपक्ष के ही सदस्य का प्रश्न है, आप उस मंत्री जी ने रिप्लाई कर दिया, उसके काउंटर में आपको मैं पूरक प्रश्न की इजाजत दे रहा हूं और आप शोर मचा रहे हैं। क्या मतलब चाह क्या रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं आप? क्या चीज? अरे आपको मालूम है नियम कानून का मालूम है? आप तो 10 साल सत्ता में रहे, आपको मतलब पूर्व मुख्यमंत्री समेत किसी को नियम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि आप प्रश्नकाल नहीं करवाते थे, इसलिए आपको किसी नियम की जानकारी नहीं है। मैं बताता हूं आपको, बैठिए आप, मैं आपको नियम क्लियर कर देता हूं। मैं नियम को स्पष्ट कर देता हूं, मैं नियम स्पष्ट कर देता हूं। माननीय सदस्यगण, नियम 38 के अनुसार, क्योंकि विपक्ष ने प्रश्नकाल में कुल प्रश्न 20 हैं और अभी हम
8वें प्रश्न पर भी नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि विपक्ष बार बार जो प्रश्नकाल है उसको डिस्टर्ब कर रहा है बिना किसी कारण के और बिना किसी वजह से, जबकि मंत्री सीधे तौर पर अपना रिप्लाई कर रहे हैं। और इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूं कि नेता विपक्ष की भूमिका भी बहुत गैर जिम्मेदार है, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और उन्होंने भी प्रश्नकाल में रिप्लाई किए हैं। लेकिन देखिए, नियम 38 रूल 38, मंत्री की अनुपस्थिति के कारण प्रश्नों का स्थगन, विशेष अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण संबद्ध मंत्री की अनुपस्थिति की दशा में इस बारे में प्रार्थना किए जाने पर अध्यक्ष प्रश्नों को किसी आगामी दिन के लिए स्थगित कर सकेंगे। लेकिन हम स्थगित नहीं कर रहे, वो किसी कारण से अगर आज उपस्थित नहीं हो पाई तो हम उसको स्थगित नहीं कर रहे हैं, उसके आगे बढ़ता हूं। परंतु संबद्ध मंत्री की अनुपस्थिति के दौरान अध्यक्ष उनसे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए किसी अन्य मंत्री को प्राधिकृत कर सकेंगे और मैंने उनको इजाजत दे दी है। अब यहाँ सदन में मंत्री उपस्थित हैं, मंत्री जो हैं वो रिप्लाई कर रहे हैं। नियम कहता है कि अगर मंत्री संबंधित मंत्री यहाँ पर उपस्थित नहीं है तो अध्यक्ष नियमानुसार मंत्री को आप रिप्लाई करने की इजाज़त देंगे। मैंने दे दी इजाज़त। प्रश्न जो आए हैं उनके उत्तर पहले से सुनिश्चित हैं, कोई स्पॉन्टेनियस उत्तर नहीं है, लिखित उत्तर है जिसका विभाग ने यहाँ पर सबमिशन किया है, रिप्लाई आ रहा है। लेकिन विपक्ष को मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको विषय बनाना नहीं चाहिए था। और मैं भविष्य में भी बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, मैं बैठ जाइए, मैं भविष्य में भी कोई मंत्री किसी कारण से उपलब्ध नहीं होंगे तो मैं इसी तरह की इजाजत देता रहूंगा, क्योंकि मेरा ध्येय है सदन में प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए और उन पर पूरक प्रश्न होने चाहिए। इसलिए ये ऐसा नहीं है, पूर्व में प्रश्नकाल ही नहीं होता था, फिर उसके रिप्लाई नहीं आते थे, वो सब कुछ होता था यहाँ। मैं उसका गवाह हूँ चश्मदीद, मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी हूँ। लेकिन उसके बावजूद चूंकि हमने भुगता है कि विपक्ष के प्रश्नों पर क्या होता था, लेकिन इसलिए आज भी मैं आपकी जानकारी में बता दूं, जो कुल 20 प्रश्न हैं, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं 20 प्रश्न हैं और सदन की इच्छा ये है प्रश्नकाल पूरा चले, बल्कि इसको और 10 मिनट ज्यादा दूंगा क्योंकि इसमें विपक्ष के प्रश्न ज्यादा हैं। वो भी मैं आपको बता देता हूं 20 में से। अब जो प्रश्न आने वाले हैं वो है कादियान जी का, फिर प्रेम चौहान जी का, फिर प्रवेश रतन जी का, फिर हरीश खुराना जी का, संजीव झा जी का, अनिल झा जी का, सुरेंद्र कुमार जी का, जुबैर अहमद जी का और वीर सिंह धिंगान जी का। तो ये लाइन में विपक्ष के प्रश्न हैं। मैं चाहता हूं प्रश्नकाल चले और यहां पर मंत्रीगण उत्तर दें, लेकिन विपक्ष की बड़ी अजीब स्थिति है कि अपने ही प्रश्नों के उत्तर से वो भाग रहे हैं। अब सदन तय करे प्रश्नकाल चलाऊं कि नहीं चलाऊं, आप बताइए आप। तो आप अपने किए पर माफी मांगेंगी क्या? हम माफी मांगिए। आपने प्रश्नकाल को डिस्टर्ब किया, मैंने नियम क्लियर कर दिया, आप इसके लिए खेद प्रकट करिए, फिर मैं प्रश्नकाल को आगे चलाऊंगा। हाँ करिए खेद प्रकट, आप अपने खेद प्रकट करिए। लेकिन मैं ये भी आपसे आग्रह करूंगी। चलिए अब आप बैठ जाइए। अभी देखिए अगर मंत्री उपलब्ध नहीं है तो क्या रिप्लाई नहीं लूं? ये मेरा आपसे आग्रह है। नहीं, मेरा मैडम ये कहना है, ऐसा नहीं हो सकता ना, आप एक कान से आप सुनते हैं, दूसरे कान से सुनते हैं। क्या प्रश्नों के उत्तर नहीं आने चाहिए? प्रश्नों के उत्तर नहीं आने चाहिए क्या? सदन में अगर प्रश्न पूछे गए तो उत्तर नहीं आने चाहिए? आप प्रश्न पूछते हैं, सदन में उपलब्ध नहीं है। आपके 3 सदस्य, देखिए पहले मैंने आप ये बताइए, मैं माननीय सदस्यगण से कहना चाहता हूं, आतिशी जी अपने प्रश्न पर उपलब्ध नहीं थी, फिर पूर्व मुख्यमंत्री मुकेश कुमार अहलावत भी यहाँ उपलब्ध नहीं थे। प्रश्न पूछ के आप उपलब्ध नहीं हो रहे, प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध ना होने के बाद भी दिलवाए जा रहे हैं,
तो आप कौन सी यहाँ पर परिपाटी चाहती है, मुझे बता दीजिए, मैं वो करता हूँ। ये मुझे तय करना है ना, मैं नियम से ही सदन चला रहा हूं। मैं रूल 38 आपके पास अगर रूल बुक है आप पढ़ लीजिए। हमारा ध्येय है सदन में उत्तर आना, उत्तर सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। मंत्री किसी कारण से अगर उपलब्ध नहीं होगा तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो क्वेश्चन पास ओवर नहीं होगा, दूसरे मंत्री रिप्लाई करेंगे और मैं उनको अलाउ करूंगा, पूरक प्रश्न भी अलाउ करूंगा। अधिकारी गण यहाँ उपलब्ध हैं जिनके प्रश्न जिन्होंने उत्तर दिए हैं जिन विभागों के, कोई क्वेरी होगी तो सदन में ही मैं मंत्री जी को अलाउ करूंगा, वो संबंधित विभाग के अधिकारी से और स्पष्टीकरण ले सकते हैं, लेकिन प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। मुख्य ध्येय है उत्तर आना। और बड़ी हैरानी की बात है, 20 में से 11 प्रश्न विपक्ष के हैं, उसके बाद विपक्ष ने पिछले 45 मिनट में 30 मिनट हंगामा किया है। आगे बढ़िए, चलिए। श्री प्रेम चौहान, किसमें सप्लीमेंट्री? कादियानी वाले में? अभी उसको और चलाना, करिए। सर ये इसके खा में जवाब दिया। दिल्ली में अब तक 11,836 फर्जी जीएसटी नंबर्स की पहचान की गई है। तो मेरा सवाल यह है कि एक प्रक्रिया काफ़ी सालों से सुनने में आ रहा था कि लोग फर्जी जीएसटी लेते हैं, वैट के झूठे बिल काटते हैं, उनका क्लेम खड़ा रह जाता है। इन पर कार्रवाई क्या की गई है, मैं पूछना चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। अब आपने क्या कर दी? मंत्री जी देंगे, आपकी है ना, मंत्री जी देंगे कार्रवाई तो सारी आपकी है। जो आप प्रश्न पूछ रहे हो वो आपके प्रश्न, आपके उनको देने दो, आपकी सरकार के कार्यकाल के। उनको देने दो ना सर, सब आप ही कर दोगे। चलिए सर उनको क्या, वो क्या करेंगे? हद होगी सर, ये तो बात है। समय मत खराब करिए। चलिए ठीक है मंत्री जी। अभी जो माननीय सदस्य ने पूछा, एक तो जब इस सदन में कोई भी सवाल पूछा जाता है, कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, तो वो किसी मंत्री के साथ साथ में सरकार से पूछा जाता है। आपकी जो 10 साल सरकार रही उसमें सरकार का एक ही मतलब था, वो था एक ही व्यक्ति, और उस व्यक्ति के पास में कोई भी विभाग नहीं था, ना वो साइन करते थे। तो मैं आपको बता रहा हूं जो आपने पूछा, इसीलिए आपके नेता ने सबको जेल भेज दिया। वो आपसे साइन करवाता था और सबको जेल भेज दिया। मैं आपको बता रहा हूं भाई, अरे मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आपको जवाब सुनना ही नहीं है, जवाब सुनना ही नहीं है, आपको जवाब सुनना ही नहीं है। हाँ मैं बता रहा हूं, आपको भाषण सुनना पड़ेगा। आप यहाँ पे इतना बकवास करते हैं, आपको भाषण सुनना पड़ेगा। मंत्री जी को रिप्लाई टोटल करने 11,836 प्रश्नकाल में मंत्री जी रिप्लाई कर रहे हैं। अध्यक्ष जी टोटल 11,836 विपक्ष के ही प्रश्न का आंसर दे रहे हैं। अरे सुन लो भैया, अरे सुन लो भैया। हाँ मैं बता रहा हूँ मैडम, अरे मैं बता रहा हूँ मैडम, बता रहा हूँ। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए विपक्ष के नेता। पूरा आधा घंटा आपने खराब कर दिया यहाँ पे प्रश्नकाल का। आपने प्रश्नकाल का आधा घंटा खराब कर दिया, आधा घंटा खराब कर दिया आपने प्रश्नकाल का आधा घंटा खराब कर दिया, और फिर भी ऐसे हंसते रहते हैं आप। आधा घंटा खराब कर दिया। 11,836 फर्जी GSTIN नंबर की पहचान हुई है, बैठिए। और उसमें से 8,020 को सस्पेंड कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। जो भी उनसे टेस्ट की रिकवरी होगी उसकी कार्रवाई चल रही है। श्री बैठ जाइए आप, आपने रिप्लाई कर दिया, बैठ जाइए। एक पूरक प्रश्न
पूछ लिए। श्री प्रेम चौहान। अध्यक्ष जी 11,000। एक सेकंड, एक प्रेम जी एक मिनट बैठ जाइए, मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। मंत्री एक बार रूलिंग और दे देता हूं। जब मंत्री खड़े होंगे रिप्लाई करने के लिए, वो किसी भी समय खड़े हो सकते हैं, कभी भी चलते सदन में सदन को रोक करके अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं, मैं हमेशा अलाउ करूंगा। मंत्री जी अभी खड़े हैं, बात कर रहे हैं, आपके ही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, इसलिए उनको उत्तर देने दीजिए और उसके बाद अगला प्रश्न होगा। करिए। 11,836 फर्जी जीएसटी नंबर का पहचान हुआ और उसके बाद में फील्ड वेरिफिकेशन होता है। फील्ड वेरिफिकेशन में पता लगा 8,020 ही फ्रॉड हैं, बाकी फ्रॉड नहीं है। तो जो फ्रॉड नहीं थे वो चल रहे हैं, जो 8,020 फ्रॉड थे उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। बैठ जाइए। श्री प्रेम चौहान। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मेरा सवाल नंबर 28 है। मंत्री जी से इसका जवाब चाहता हूँ। और साथ ही अध्यक्ष जी पीछे से बहुत भद्दी गालियाँ दी जा रही हैं, बकवास और अजीब अजीब तरह की चंदन चौधरी जी के माध्यम से ठीक नहीं है सर। जो बोल रहे हो आप जी सर, क्या मैं समझा नहीं। मैं पीछे से कह रहे ध्यान हैं प्रश्न में तू बहुत बकवास करता है। चंदन जी बार बार बोल रहे हैं तू बहुत बकवास कर रहा है, तेरे को बहुत खुजली हो रही है। ये संसदीय भाषा है क्या? स्कूल की क्लास नहीं है, आप प्रश्न पूछिए। ठीक है सर, मैंने बता दिया 28 नंबर, मेरा सवाल नंबर 28 है। हाँ ठीक है। प्रश्न नंबर 28 इनका, आपका प्रश्न में इंटरेस्ट नहीं है क्या? है सर। तो प्रश्न के साथ नए प्रश्न खड़े कर दिए। ठीक है सर, बता दिया कोई बात नहीं। उन पर ध्यान दूं कि इस पर ध्यान दूं? ठीक है बता दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री प्रेम चौहान जी ने दिल्ली में पिछले गत सालों में अनाधिकृत कॉलोनियों में कितने किलोमीटर सड़क बनी और कितने किलोमीटर पाइपलाइन डली, इसका जवाब हमने सदन के पटल पर रख दिया, लिखित में उनको दिया गया है। जी पूरक प्रश्न अजय महावर जी, फिर आप संजीव जी, फिर अनिल झा जी। एक मिनट पहले जिसका प्रश्न है उनको पूरक, पहले आपका प्रश्न है पूरक, आप पूछिए। अध्यक्ष जी कृपया मंत्री महोदय जी, शहरी विकास मंत्रालय दिल्ली सरकार बताएंगे कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2015-16 तक अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों के क्रियान्वित हेतु कितना बजट आवंटित किया गया तथा उसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक कुल आवंटित बजट कितना था, जानकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष अनुसार उपलब्ध कराएं एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास हेतु कितना बजट प्रावधान किया गया। लगता है माननीय सदस्य लिखते समय अपना अधूरा प्रश्न लिख पाए थे, इसलिए दोबारा कागज पर लिख कर लाए हैं पूरक प्रश्न। मैं अध्यक्ष जी मैं बहुत ससम्मान उनको दे रहा हूं जानकारी। वित्त वर्ष में प्रतिवर्ष कितना बजट आवंटित हुआ, कितना खर्च हुआ ये अभी उपलब्ध नहीं है, मैं इनको उपलब्ध कराऊंगा, इनको उपलब्ध कराया जाएगा। मगर इनकी चिंता ज्यादा हो रही है, मैं यहां सदन के पटल पर स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं सदन के पटल पर स्पष्ट करना चाहता हूं। बहुत जानकारी है कंपैरिजन करने की माननीय सदस्य को कि इस वर्ष कितना आवंटित हुआ, पिछला कितना हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी 1797 कॉलोनियों में 1564 किलोमीटर सड़क बनी है 10 साल में। चौहान साहब 1797 कॉलोनी में 1500 किलोमीटर सड़क, 1 किलोमीटर से भी कम सड़क 10 साल में बनी है एक कॉलोनी में, और वो भी 10 सालों में 3499 किलोमीटर सीवर लाइन डाली है। यानी एक कॉलोनी में 10 साल में केवल 2 किलोमीटर लाइन डाली है। इसलिए इनको बहुत आभार है आपका। कहीं आती सीधी सस्पेंशन का ऑर्डर ना निकाल दे आपका। सरकार खुलवा दी 10 साल की आपने, मैं कल खोलता था आंकड़े के साथ, आपने आज ही सरकार के 10 साल के कपड़े उतरवा दिए। अनाधिकृत कॉलोनी में कितना काम हुआ, एक कॉलोनी में 10 साल में 1 किलोमीटर सड़क, बहुत ऐतिहासिक विकास करके गई आपकी सरकार। अब इसमें अजय महावर जी का पूरक प्रश्न। अध्यक्ष जी 1 मिनट में बैठ जाइए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर।
जो सवाल है उस सवाल का जवाब मंत्री महोदय ने एक एक लाइन में दे दिया। उसके बाद इनको समझ नहीं आ रहा, उसके स्पष्टीकरण में इतना समय सदन का लग रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको इतना विस्तार से एक लाइन में, जब इनको सब लंबाई चौड़ाई खर्चा सब बता दिया, तो इतना विस्तार से सदन का समय खराब ना किया जाए। धन्यवाद। अजय महावर जी, अध्यक्ष जी अजय महावर जी पूरक प्रश्न पूछेंगे। मेरा माननीय शहरी विकास मंत्री जी से पूरक प्रश्न के रूप में ये एक सवाल है कि इसमें जो ऑथराइज कॉलोनी है, इसकी क्या अन्य कैटेगरी भी है? कई कैटेगरियों में है, और कैटेगरी है तो कितनी कैटेगरी है? इसमें कुछ हिस्सा ओजोन में भी कटा है, तो उसकी संख्या कितनी है? और मूलभूत सुविधाओं के लिए जो पिछले 10 वर्षों में कैटेगराइज वाइज किसी में हुई और किसी में नहीं हुई, उसका भी विवरण आदरणीय मंत्री जी उपलब्ध कराएंगे। हाँ, ELD माननीय सदस्य, मेरे पास अभी तुरंत आपने जो डिटेल विवरण कॉलोनियों के कैटेगराइजेशन और उनमें विकास कार्यों का कैटेगरी वाइज मांगा है, उपलब्ध नहीं है। मैं बहुत शीघ्र आपको लिखित जवाब के रूप में ये उपलब्ध करा दूंगा। अनिल संजीव झा जी। अध्यक्ष महोदय, मैं तो पहले माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने DSIDC ने जो 1564 किलोमीटर काम किया उसकी जानकारी दी। लेकिन मंत्री जी, आपकी आधी अधूरी जानकारी थी। अनऑथराइज कॉलोनी में 2 डिपार्टमेंट काम करता है, फ्लड इरीगेशन और DSIDC। DSIDC केवल 30% जगह पे काम किया, 70% जगह पे फ्लड इरीगेशन काम किया है। अगर फ्लड इरीगेशन काम को आप जोड़ लेते तो पूरी जानकारी मिलती कितनी सरकार हमारी काम की। लेकिन मेरा सवाल इसके साथ ये है कि अनऑथराइज कॉलोनी जो 1797 कॉलोनी है, उसके बहुत सारे पार्ट एक्सटेंड हो गए हैं, और हर एक अनऑथराइज कॉलोनी में सारे साथी सहमत होंगे 30% 40% एक्सटेंड हो गए हैं। एक्सटेंडेड एरिया में डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाता, जिसके कारण आधा डेवलप होता है और आधे डूब जाते हैं। तो क्या कोई सरकार ऐसी योजना बनाएगी जिसमें एक्सटेंडेड पार्ट जो है उसका भी विकास हो पाए, ताकि वहां के रहने वाले लोग नरक का जीवन ना व्यतीत करें? 10 वर्षों में पिछली सरकार की क्या नीति थी, उनको क्या कंस्ट्रेंट्स थे इसके डेवलप होने के लिए, वो सरकार इसको क्यों डेवलप नहीं कर पाई, इसको समझकर ये एक नीतिगत सवाल है। सरकार अपनी नीति के संदर्भ में आपको जानकारी उपलब्ध कराएगी, क्योंकि पिछले वर्षों में क्या कंस्ट्रेंट्स थे, इनकी जानकारी के आधार पर लेकर आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। अनिल झा जी और फिर मनोज चौकिन जी। ये चालू कर दो। अध्यक्ष जी, मंत्री जी का आभार कि मंत्री जी ने किलोमीटर के हिसाब से हमें जानकारियां दी। मैं संजीव झा जी के प्रश्न को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि अनऑथराइज कॉलोनियों में DSIDC, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, उसके अलावा MCD भी काम करती है, और उसके अलावा जल बोर्ड जहां पर रिएस्टोरेशन करती है, तो वहां पर ये तीनों एजेंसियां काम नहीं करती हैं। लेकिन MCD को पिछले 15 वर्षों में जितनी कॉलोनियां दी गई, उसके अंदर से जी मैं बिल्कुल होशो हवास में ये बयान दे रहा हूं यहां पर कि 90% कॉलोनियों में कॉर्पोरेशन ने लास्ट 15 ईयर में अपना ठीक से इंप्लीमेंटेशन नहीं किया, ना काम किया है। एक मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अनऑथराइज कॉलोनियों में 1799 कॉलोनियां जो काम कर रही हैं, ऐसी कितनी कॉलोनियों में जहां पहले काम हो गए जो पिछली सरकारें थी, लेकिन मैप की डबलिंग के कारण से लगभग ऐसे मेरी जो जानकारी है 30 कॉलोनियां ऐसी मैप की डबलिंग के कारण से वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, वहां आबादी पूरी है, वहां 75% से आबादी पूरी हो गई है, वहां पर राशन कार्ड है, वहां बिजली के बिल हैं, वहां पानी के बिल हैं, वहां पर कमर्शियल चार्जेस लिए जा रहे हैं, लेकिन उन कॉलोनियों में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं, ऐसी कितनी कॉलोनियां हैं जहां पर मैप की डिवेल के कारण से, नासमझी के कारण से, और MCD में जहां 15 साल थे उसकी नालायकी के कारण से ये जो काम नहीं हुआ, उसका जिम्मेदार कौन और कब तक काम हो जाएगा? एक मिनट, एक सेकंड, देखिए प्रश्न का अर्थ है प्रश्न पूछा जाए। मनोज शौकीन जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से प्रश्न ही नहीं समझ में आया मेरे को, प्रश्न पूछो ना आप।
क्या बताइए? कॉलोनियों में काम नहीं हुआ है, वो कब तक हो जाएगा और ऐसी कितनी कॉलोनियां हैं, ऐसा मंत्री जी बता दें। माननीय अध्यक्ष जी, बड़ा गंभीर सवाल पूछा, मगर ऑन द लाइटर साइड माननीय सदस्य ने कहा मैं आज होशो हवास में बात कर रहा हूं, जैसे बाकी सब बेहोशी में कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य ने कहा ऑन द लाइटर साइड, माननीय सदस्य ने कहा जहां आप 15 साल से थे वहां आप भी थे, आपका परिवार भी था। खैर इसीलिए आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा। वो मैप की डबलिंग के कारण ये सवाल तब भी हम उस समय भी सरकार से पूछते थे। उस सरकार से जो 10 साल यहाँ थी उसने क्यों नहीं कर पाए, वो मैप की डबलिंग क्यों समाप्त नहीं हुई। हम बहुत सारे रिकॉर्ड, बहुत सारे तथ्यों को खंगाल रहे हैं। उस समय भी जब 15 साल पहले आप इस तरफ थे तब भी ये जवाब नहीं था। अभी जानकारी एकत्र करके आपको जरूर सूचित किया जाएगा। मनोज शौकीन जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जिस तरह से माननीय सदस्य ने डबल मैपिंग वाला एक क्वेश्चन पूछा, उसी तरह से बहुत सारी कॉलोनियाँ जो ईएलडी के नाम से हैं, गांव में जब लालडोरा बढ़ने की जगह नहीं बची और उसके साथ में बची हुई जो आबादी थी उसको ईएलडी माना गया। ईएलडी, इसी नहीं, एक्सटेंडेड लालडोरा, क्योंकि लालडोरा बढ़ा नहीं गांव का, लेकिन साथ वाली जो कॉलोनी थी उस समय की सरकार ने, उस समय के मंत्री जी भी यहाँ पे आज हमारे माननीय सदस्य हैं, तो वो ईएलडी के अंदर कब तक काम होगा, क्योंकि वहाँ काम नहीं हुआ है और उसकी काम करने की क्या योजना है अभी तक किसी ने नहीं बनाई, तो बना करके उसके अंदर काम करना चाहिए। ये मेरा क्वेश्चन है। माननीय सदस्य के कंसर्न से आदरणीय अध्यक्ष जी बहुत सहमत हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में एक्सटेंडेड लालडोरा गांव अनऑथोराइज्ड कॉलोनी के विकास के प्रति सरकार कमिटेड है। जो प्रश्न आपने उठाया है उसमें गांव के विकास के लिए इस बार जो पैसा दिया गया है उसके संदर्भ में पूरा योजना करने के बाद, पूरी जानकारी और प्लान बनाने के बाद मैं आपको सिलसिलेवार गांव के हिसाब से, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपको जानकारी उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि विषय गंभीर है और माननीय मंत्री जी समझ नहीं पाए हैं मेरी बात को। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये गांव से संबंधित नहीं है, उसको अनऑथराइज कॉलोनी के रूप में ही ईएलडी की एक लिस्ट बनाई गई और वो अनऑथराइज कॉलोनी के द्वारा ही, यूडी के द्वारा ही उसमें काम होने हैं, हुए नहीं हैं, उसको सेपरेट कर दिया गया, उसको इसमें जोड़ करके काम करने की योजना बनाई जाए। अब ये अंतिम पूरक प्रश्न है नेताजी राम। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये दिल्ली का सबसे बड़ा मामला है। सब सदस्य जानते हैं, बहुत से सदस्य ऐसे हैं जो हमेशा अनऑथराइज कॉलोनी से जीत कर आते हैं। आप हर बार ये कह के बात को खत्म ना करें कि 10 साल आपने क्या किया। प्रश्न करिए ना। अगर मेरा सिर्फ ये कहना है प्रश्न पूछिए आप। कि अनऑथराइज कॉलोनी में जो सीवर डलने हैं और काम हो रहे हैं विकास के, उसमें अब कितना समय लगेगा और कितने समय में ये काम चालू हो जाएगा? स्पेसिफिक बात पूछिए ना। मैं सिर्फ ये, कितनी कॉलोनी में क्या मतलब, जैसे मेरा कहना ये है कि अनऑथराइज कॉलोनी में मतलब वर्ष कम से कम, जब हम पहले एमएलए थे, पूछिए ना, सीवर व्यवस्था पर प्रश्न है। मतलब सीवर का जो काम है वो कब तक शुरू हो पाएगा अनऑथराइज कॉलोनी में, ये मेरा कहने का। हमारी सरकार अनऑथराइज्ड कॉलोनी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमने बजट में प्रावधान भी किए हैं। आपके स्पेसिफिक, आप सभी कॉलोनीज के बारे में अगर पूछ रहे हैं तो हर कॉलोनी की एस्टीमेट बनने और
उसके इम्प्लीमेंटेशन का अलग अलग प्रोसेस है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जानकारी है, एकत्र करके आपको दूंगा। अगर किसी अनऑथोराइज कॉलोनी के विषय में विशेष आपको जानकारी चाहिए, अगर आपको अपनी विधानसभा की चाहिए, वो तुरंत अतिशीघ्र मैं आपके पास भिजवाता हूं। अगला प्रश्न श्री प्रवेश रत्न। अभी मैंने बोला था, मैं क्योंकि विपक्ष ने प्रश्नकाल को काफी डिस्टर्ब किया था, इसलिए मैं उसको थोड़ा कॉम्पेंसेट करूंगा। ये भी प्रश्न विपक्ष का ही है। मैं हरीश खुराना जी तक ये दो प्रश्न लेने के बाद प्रश्नकाल को दूंगा। जी माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से प्रश्न संख्या 29 का उत्तर चाहूंगा। पहले प्रश्न का रिप्लाई तो आ जाए। सवाल नंबर 29, शहरी विकास मंत्री। पटेल नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के संदर्भ में माननीय सदस्य श्री प्रवेश रतन जी ने जो सवाल पूछे हैं, उनका सिलसिलेवार जवाब सदन के पटल पर रखा गया है। इस पर कोई पूरक प्रश्न आपका? हाँ जी, कुलवंत राणा जी, आपका पूरक प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, पटेल नगर के आधार पर डूसिब के द्वारा जो शौचालय बनाए गए हैं, क्या ऐसे शौचालय जो बहुत सारी विधानसभाएं हमारे जैसे 18 विधानसभा हैं, ऐसे शौचालयों की आवश्यकता है कि भविष्य में जो मुख्य सड़कें हैं या मुख्य बाजार हैं जहां शौचालयों की आवश्यकता है, उसका अभाव है, आम लोगों को परेशानी होती है, तो भविष्य में क्या डूसिब के द्वारा या डूसिब का जो स्थान कॉलोनियां हैं उनमें शौचालय बनाने की कोई योजना है मंत्री जी? और वो योजना के साथ साथ उनकी सफाई की व्यवस्था की क्या योजना रहेगी, और जो सफाई नहीं हो पा रही उसके पीछे क्या कारण है? माननीय सदस्य ने जो ड्यूसिब के नए टॉयलेट्स बनाने के संदर्भ में प्रश्न पूछा है, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि गत वर्षों में ड्यूसिब के टॉयलेट्स की मेंटेनेंस का काम कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया गया, उसके माध्यम से हुआ है। बहुत बड़ी तादाद में जो मानक हैं, जो मानक सैनिटेशन मानक बनाए गए हैं, प्रति व्यक्ति कितने लोगों के हिसाब से कितने टॉयलेट होने चाहिए, अभी आज हमारे पास 28,000 टॉयलेट्स के संदर्भ में ड्यूसिब में हम उसका मेंटेनेंस करते हैं, वो मानकों से कम है। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने इस बजट में नए टॉयलेट के साथ साथ, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कल के बजट भाषण में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, टॉयलेट के साथ साथ इस बार सरकार स्नानागृह भी माताओं बहनों और बेटियों के लिए बनाने के लिए हमने बजट दिया है, हमारी योजना है, हमने उसके लिए व्यवस्था की है, बजटरी प्रावधान भी माननीय सदस्य किए गए हैं। नहीं, आपका हो गया। आप पूछना चाहते हैं पूरक प्रश्न? एक मिनट, जिनका प्रश्न है उनको पूछ लीजिए। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अगर डूसिब के शौचालय हैं तो नए टॉयलेट ही नहीं, स्नानागृह भी बनाने की व्यवस्था की है मैंने। अभी थोड़ी देर बन जाएंगे, कल बजट पास हो, जेब से निकाल के थोड़ा ना रख के देंगे आपकी कॉलोनी में। प्रवेश रतन जी, आपका पूरक प्रश्न रहेगा, बाकी इसके बाद हरीश खुराना जी का प्रश्न लिया जाएगा। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या जमीन उपलब्ध है और बनाने के लिए? हाँ जी मंत्री जी, पटेल नगर के बारे में क्या जमीन उपलब्ध है और बनाने के लिए? ये तो बड़ा वेग सा सवाल हो गया। एक मिनट, नहीं, मैं आपके कंसर्न, आपके हाँ जानकारी उपलब्ध करके बताते हैं आपको। अब हरीश खुराना जी, माननीय सदस्य हरीश खुराना जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से या कंसर्न मंत्री जी से जानना चाहूंगा, जो मैंने प्रश्न संख्या 30 का जवाब चाहूंगा। ठीक है, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, अभी जो क्या एक से मंत्री जी, मेरा वो क्वेश्चन पूछ चुके हैं, क्वेश्चन पूरा आ जाए फिर बात कर लेंगे। अच्छा ठीक, क्वेश्चन का रिप्लाई आ जाए जी।
माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। कल जैसे सरकार का बजट आया 1 लाख करोड़ रुपए का, तो इससे पहले की जो सरकार रही 2024-2025 का जो इन्होंने बजट निकाला 76,000 करोड़ का, जिसमें आरी इन्होंने 77,700 करोड़ रुपए बनाया, मगर जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर था वो केवल 57,000 करोड़ था, यानी कि 20,000 करोड़ रुपया इन्होंने कम खर्च किया। ऐसे ही जो ये बार बार बात करते थे, हमने वर्ल्ड क्लास हेल्थ, उसमें इन्होंने 2024-2025 में 8,685 करोड़ रुपए रखा था बी में, आरी में 8,918 करोड़ रुपए रखा, और जो इनका एक्चुअल इन्होंने खर्च किया वो 6,815 रुपए, यानी कि 815 करोड़, यानी कि 2,100 करोड़ रुपए आपने हेल्थ पे कम खर्च किया। और ऐसी एजुकेशन सेक्टर में जो ये दावा करते थे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल इन्होंने बनाया है, उसमें जो इन्होंने आरी बनाया था 16,711 का, और एक्चुअल इन्होंने खर्च किया केवल 13,987, यानी 1,900 करोड़ रुपए खर्च किया। ये दावा तो बड़ा बड़ा करते थे अध्यक्ष जी, मगर शिक्षा में, चिकित्सा में, और जो इनका बजट था, यानी कि इनको खुद भी नहीं पता था इनकी दिशा क्या है, केवल बड़े बड़े झूठ बोलकर, और एक्चुअल जो खर्च करते थे वो बहुत ही कम खर्च करते थे। तो ये है इनकी असलियत। पूरक प्रश्न, हाँ, विशेष रवि जी, बस ये लास्ट है, लास्ट ये बस एक ही पूरक प्रश्न अलाउड है। हर साल बजट से या तो पहले या बजट के दिन जो है इकोनॉमिक सर्वे जो है वो सदन के पटल पर आता था, लेकिन इस साल जो है इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बैठ जाइए, ये प्रश्न नहीं है जी, प्रश्न काल समाप्त, प्रश्न करिए आप, बजट से जुड़ा हुआ है। नहीं, आप जो प्रश्न, उनका जो प्रश्न है ना, हाँ जी, उसमें आप पूरक प्रश्न पूछिए, भाषण मत जुड़ा हुआ तो है। हाँ, प्रश्न पूछिए आप, बजट से सिंगल लाइन में प्रश्न पूछिए। एक सिंगल लाइन में पूछ रहा हूँ सर कि इस वर्ष इकोनॉमिक सर्वे, ये इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं इनके प्रश्न से। बजट की बैठ बात जाइए हो आप, रही है। बैठ जाइए। अब प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, आज वार्षिक बजट पर चर्चा होनी है। नियम 107 के तहत प्रस्ताव और अल्पकालिक चर्चा सूचीबद्ध है। सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात पर भी चर्चा होनी है, इसलिए समय का अभाव है। अतः आज नियम 280 के तहत सूचीबद्ध विशेष उल्लेख के सभी मामले पढ़े हुए माने जाएंगे। अब माननीय सदस्यगण बैठ जाइए, करेंगे, बैठिए 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 बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, एक मिनट बैठिए, बैठिए आप, बैठिए आप बैठिए, आप बैठिए। आप सदन को चलने देना नहीं चाहते, मुझे ऐसा लगता है। आप बैठिए, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, आप बैठिए बैठिए। माननीय सदस्यगण बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण, मुझे श्रीमती आतिशी, बैठ जाइए, बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। माननीय बैठ जाइए। अजय जी, मुझे आपका मर्यादित व्यवहार है, मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप बैठ जाइए। मैं आपको, बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण, मुझे श्रीमती, एक मिनट भाई, मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी, कोई सदस्य नहीं बोलेगा, कृपया करके शांति बनाए रखें। माननीय सदस्यगण, मुझे श्रीमती आतिशी, माननीय नेता प्रतिपक्ष से पत्र दिनांक 26 मार्च 2025 प्राप्त हुआ है, जिसके तहत उन्होंने लिखा है कि बजट पर चर्चा के लिए केवल 1 घंटे का समय दिया गया है। मैं उनको स्पष्ट कर दूं कि यह पूरी तरह, उनका यह पत्र में जो ये कंसर्न है, पूरी तरह असत्य है।
यह कहना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है कि बजट के लिए केवल 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। मैं इस संबंध में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति अर्थात बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में, जहां पर विपक्ष के सदस्य भी उपस्थित थे, यह निर्णय लिया जा चुका है कि बजट पर दिनांक 26 और 27 मार्च को चर्चा होगी। साथ ही सभी सदस्यों को पार्टी की सदस्यता के अनुसार बोलने का अवसर मिलेगा। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिले। पिछले सत्रों के दौरान जिन नियमों का पालन किया गया था, उनका इस बार भी ध्यान रखा जाएगा। मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये जो उन्होंने पत्र में विषय उठाया है, इस सदन में प्रश्नकाल हो रहा है, इस सदन में विशेष उल्लेख हो रहा है। सदन में ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजनेस है वो लिया जा रहा है और पूरा मौका दिया जा रहा है सदस्यों को बात करने का। लेकिन शायद ये विषय जो आपने यहाँ पत्र में लिखा, ये तर्कसंगत नहीं है। यहाँ पर बजट पर पूरी चर्चा होगी। बजट इतना शानदार है, 1 लाख करोड़ का, इस पर पूरी चर्चा होगी, विस्तार से चर्चा होगी और आवश्यकता पड़ी तो सत्र की समयावधि भी बढ़ाई जाएगी। लेकिन चर्चा इस सदन का मुख्य ध्येय है। विपक्ष के जो भी आरोप हैं वो तर्कसंगत नहीं है, असत्य हैं और राजनीति से प्रेरित है। तो इसलिए मैं अब उनके पत्र का जवाब मैंने सदन के समक्ष देना मुनासिब समझा और बीएसी की जो निर्णय है उसके अनुसार 2 दिन बजट पर चर्चा चलनी है और जितने भी सदस्य अपना नाम देंगे प्रोपोर्शनेटली उतने सदस्यों को बुलाया जाएगा। अब मैं प्रतिवेदन पर बैठ जाइए मैडम। कोई नहीं, आप बैठ जाइए। अब मोहन सिंह बिष्ट यहाँ पर कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन रखेंगे। ये प्रस्ताव करेंगे, यह सदन, 1 मिनट, जो बीएसी की 1 मिनट, बीएसी की जो कमेटी, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सदन के समक्ष जो है वो मोहन सिंह बिष्ट जी रखेंगे। यह सदन दिनांक 24 मार्च 2025 को सदन में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है। इस पर ये प्रस्ताव रखेंगे। पहले आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन दिनांक 24 मार्च 2025 को सदन में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत हैं। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वो हाँ करेंगे, जो इसके विरोध में है वो ना कहेंगे। ये आपके सदस्य वहाँ है ना, वहाँ वो बात करें, आपके सदस्य वहाँ पर बात रखें। अभी प्रस्ताव जो इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ। श्री संजय गोयल, यह सदन दिनांक 24 मार्च को सदन में प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन दिनांक 24 मार्च 2025 को सदन में प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है। यह प्रस्ताव सदन के सामने है।
जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ। अब नियम 107 के अंतर्गत प्रस्ताव। श्री सूर्य प्रकाश खत्री माननीय सदस्य नियम 107 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति मांगेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 107 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुपस्थिति चाहता हूं। अनुमति चाहता हूं। सदन की अनुमति चाहता हूं। ठीक है। यह सदन प्रस्ताव करता है कि कार्यशैली कार्य के समुचित निष्पादन के लिए प्रत्येक विधायक के साथ कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 की जाए तथा उनका मानदेय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत कुशल श्रेणी के अनुसार बढ़ाया जाए। संजीव झा जी। अध्यक्ष महोदय, आप चीफ विप को नाम दे दीजिए। अध्यक्ष महोदय, सूर्य प्रकाश खत्री जी ने जो एक मिनट मैं प्रक्रिया पूरी कर लूं। एक मिनट आप, एक संजीव जी आप भी रुकिए। ये जो प्रस्ताव श्री सूर्य प्रकाश खत्री माननीय सदस्य द्वारा नियम 107 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति मांगने का प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। सदस्य देखिए, जब वोटिंग हो रही हो तो उसके बीच में कोई दूसरा शब्द नहीं बोला जाएगा। उससे क्या है कि प्रस्ताव की जो गरिमा है वो भंग होती है। मेरे विचार में हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव स्वीकार हुआ। श्री सूर्य प्रकाश खत्री को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। अब श्री सूर्य प्रकाश खत्री अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, जो प्रस्ताव यहाँ हमारे बीच में आ चुका है, और अन्य सदस्य भी चर्चा में इसमें भाग लेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, जैसा कि दिल्ली के अंदर जो हम लोग विधायक सब बनकर आए हैं दिल्ली की सेवा के लिए, इसमें हमें जो है 2 डेटा ऑपरेटर्स अलाउ हैं, जिनकी जो हमारे को उनके लिए प्रति माह जो डेटा एंट्री के लिए हिसाब से जो न्यूनतम वेतन मिलता है उनके लिए वो मात्र 15,000 रुपये है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से पूरी दिल्ली के अंदर आज के समय पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है, अब एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है विधानसभा में 1 लाख से लेके 2.5 लाख तक की जनसंख्या है, और कई जगह 4-4 लाख भी है, कई जगह 4-4 लाख भी है। मैं अनिल जी के यहाँ तो 8 लाख हो गई है। तो मैं ये चाहता हूं कि एक विधायक को काम करने के लिए मिनिमम 4 लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि जनता का बहुत बोझ जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है विधायक के ऊपर। और इसके साथ ही ये जो 15,000 रुपए की न्यूनतम जो वेतन रखा गया है, इसके लिए तो अनस्किल्ड का भी जो एक प्रोविजन जो कि कानून है, जो कि श्रम उसका अवहेलना है, घोर जो है उसका उल्लंघन है, क्योंकि मिनिमम जो है वो 18,000 होनी चाहिए, और ये तो स्किल्ड में आता है, ये स्किल्ड में आता है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं और इस हाउस के माध्यम से कि ये एक तरह से कानून का उल्लंघन भी है, इसको दुरुस्त किया जाए
और उनका जो न्यूनतम वेतन जो है वो बढ़ाया जाए, स्किल्ड के हिसाब से होना चाहिए। और मैं पूरे हाउस के अंदर के अंदर ये कहता हूं जो स्किल्ड है वो दिया जाना चाहिए, और इसके नियमित मैं आपसे इसके तहत जो भी मंत्री हैं वो इसका जवाब भी दें और इस हाउस जो है इसको पास भी करें। धन्यवाद। मैं संजीव झा जी। अध्यक्ष महोदय, सूर्य प्रकाश खत्री जी ने जो प्रस्ताव नियम 107 के तहत लाया है, मैं उससे पूर्णतया सहमत हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि बरसों से ये जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसकी सैलरी 15,000 रखी गई। कई पे कमीशन आ गए, इन्फ्लेशन बढ़ता गया, लेकिन उस बेचारे की सैलरी वहीं की वहीं रही। पिछले सदन में भी हमने इस बात की जिक्र किया था, हमने चिट्ठी स्पीकर साहब को लिखा था और फिर वो सरकार को गई थी कि हाईली स्किल्ड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी जो मिनिमम वेजेस है, मेरे ख्याल से 26,800 है, वो उनको मिनिमम वेजेस दिया जाए, चूँकि वो हाईली स्किल्ड हैं, वो सारा काम जानते हैं। और दूसरी बात जिन्होंने कहा कि इसकी संख्या को भी बढ़ाई जाए। संख्या बढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि मैं अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो आज हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट 4,30,000 हो गए, पॉपुलेशन 10 लाख के करीब हैं, और ऐसे में ऑफिस में लोग, सैकड़ों लोगों की संख्या में भीड़ होती है। कई बार उनको ठीक से कैटर नहीं कर पाने के कारण नाराज़गी जनता की होती है, जो सबके ऑफिस में होते होंगे। तो मैं ये मानता हूं कि ये 4 की संख्या 2 को 2 से बढ़ाकर इसकी संख्या 4 कर दी जाए। और साथ में मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछले सदन में भी विधायकों की वेतन को लेकर के भी एक प्रस्ताव बनाया गया था। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन पूरे देश से अगर आप तुलना करेंगे तो दिल्ली के विधायकों की जो सैलरी है, जो मानदेय, वो सबसे कम है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी मानदेय जो भी इन्फ्लेशन है और पूरे देश के अलग अलग विधानसभा को स्टडी करके उसको उसी प्रोपोर्शन में दिल्ली के विधानसभा के सदस्यों की भी मानदेय तय किए जाएं, ताकि सुचारू रूप से अपनी वो विधायी कार्य भी और क्षेत्र का काम भी और जनता का काम भी ठीक से कर पाएं। बस यही हमारा आपसे निवेदन है, और मैं फिर से सूर्य प्रकाश जी की जो प्रस्ताव लाए, प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इसमें नहीं, आप अपने नाम दो ना, मैं आपके नाम आए हुए हैं यहाँ पे। मैं उसके अभी अभय वर्मा जी, आप अपने विप को दीजिए। नहीं, कोई बात नहीं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सूर्य प्रकाश खत्री जी, माननीय सदस्य के द्वारा जो नियम 107 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, और विपक्ष के मेरे साथी ने जो अभी इस नियम के तहत जो बातें रखी है, 2 हिस्से में बट गया बात। अभी जो प्रस्ताव आया है वो आया है जो डाटा ऑपरेटर है, 2 डाटा ऑपरेटर प्रत्येक विधायक को मिलते हैं। और सर 2008-9 में ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक प्रचलन शुरू हुआ, और उस समय 15,000 रुपया फिक्स किया गया था, क्योंकि उस समय सरकार 15,000 मिनिमम वेज एक्ट के तहत मानती थी कि इतना रुपया बनता है, इसलिए दी। लेकिन दुखद ये रहा कि उसके बाद सरकारें बदल गई, विधायकों के सैलरी पे भी
एक दो बार विवेचना हो गया, लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो मानदेय है उस पे कभी कोई चर्चा नहीं हुई और इस कारण वो 15,000 लगातार 15,000 ही बना रहा। और अध्यक्ष जी, पिछले 5 साल मैंने भी 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर रखा, तो वो बार बार यही उपहास उड़ाते थे कि दिल्ली सरकार ने मिनिमम वेज एक्ट तो 25,000 26,000 कर दिए, लेकिन विधायकों के साथ जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसको अकुशल से भी नीचे, अकुशल श्रमिक का जो वेजेस है उससे भी नीचे रखा हुआ है। ये कहाँ तक न्याय है? और पिछली सरकार ने इस बारे में, अभी संजीव जी ने बताया है कि पिछली सरकार ने प्रयास किया और ये नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि जो विधायक अपने डाटा एंट्री ऑपरेटर से काम कराते हैं, अध्यक्ष जी, उनका समय का कोई निश्चितता नहीं होता। हम अगर 10 बजे कार्यालय पहुंचते हैं तो वो 9 बजे आते हैं, और अगर हम दिन में 2 बजे 3 बजे क्षेत्र में निकल जाते हैं तो भी वो 5 बजे 6 बजे, और कई बार तो हमें फ़ोन करके कहना पड़ता है कि आप इंतज़ार करो, मैं कोई मैसेज देने वाला हूँ, इसको टाइप करना है। तो 7-8 बजे तक काम करते हैं, तो उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। और इसलिए एक अच्छा विषय माननीय सदस्य सूर्य प्रकाश खत्री जी लेके आए हैं। मुझे लगता है कि इस हाउस को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। जहाँ तक संख्या का विषय है, तो अध्यक्ष जी, अगर एक विधायक के क्षेत्र में अगर 4 वार्ड है, तो अगर 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर भी हम नहीं दे पा रहे हैं तो हम किस प्रकार से न्याय करेंगे जनता के साथ? ये भी सोचने वाला विषय है। मुझे लगता है कि विधायक अपने क्षेत्र में अच्छे से परफॉर्म करे, लोगों की सेवा में त्वरित कार्रवाई करे, और लोग विधायक कार्यालय आएँ तो संतुष्ट होकर जाएं। इसलिए ये जो प्रस्ताव है इसको सर्वसम्मति से मानना चाहिए और इस पे आज पूरे हाउस को मोहर लगाना चाहिए, क्योंकि अध्यक्ष जी, अब नए नए चुन के हम लोग आए हैं, उम्मीद बड़े लगा रखे हैं लोगों ने, सत्ता भी परिवर्तन हुआ है, तो लोगों को लगता है कि व्यवस्थाएं बदलेगी। तो इसको गंभीरता से विचार करना चाहिए और इसको पास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विशेष रवि। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, विधायक जो हैं वो जनता और सरकार के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। किसी को भी कोई दुख तकलीफ होती है तो वो सीधा विधायक कार्यालय आते हैं। किसी को राशन कार्ड से समस्या है तो विधायक कार्यालय आते हैं। किसी को पुलिस से दिक्कत है तो विधायक कार्यालय आते हैं। अस्पताल से दिक्कत है तो विधायक कार्यालय आते हैं। जितने भी दिल्ली के अंदर विभाग चल रहे हैं, उन सारे विभागों से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, कोई भी समस्या है, कोई परेशानी है, तो पब्लिक का हर व्यक्ति जो है वो विधायक कार्यालय को ढूंढता है। और विधायक कार्यालय के ऊपर जो रोजमर्रा के काम का जो बोझ है वो तो है ही, लेकिन जो सरकार की भिन्न भिन्न योजनाएं हैं, चाहे वो पेंशन की है, चाहे वो राशन कार्ड की है, चाहे वो अन्य योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं का भी जो है वो जो बोझ है वो विधायक कार्यालय को होता है। किसी का फॉर्म भरना है, किसी की चिट्ठी बननी है, आधार कार्ड सर्टिफिकेट बनना है, कलेक्टर सर्टिफिकेट बनना है, जो भी काम, किसी भी तरह का काम अगर होना है सरकारी विभाग से संबंधित, उन सारे कामों के लिए पब्लिक जो है विधायक कार्यालय में आती है। और विधायक कार्यालय में सरकार की तरफ से 2 व्यक्ति हैं, वो भी जो उनकी तनख्वाह है उसके हिसाब से वो अनस्किल के भी नीचे हैं। अब अगर मान लीजिए कि रोजमर्रा काम के अलावा हमें कोई चिट्ठी बनवानी है, किसी बड़े अधिकारी को चिट्ठी लिखनी है, तो चिट्ठी बनाना भी जो है अपने आप में एक कला है। एक अनस्किल्ड व्यक्ति जो है वो कैसे हमारे भावों को चिट्ठी में डालेगा, कैसे सरकारी लैंग्वेज को उसमें डालेगा, और एक सही चिट्ठी जो अधिकारी तक पहुंचे और अधिकारी को समझ में आए, उस काम की ग्रेविटी को वो समझ सके, काम की गंभीरता को समझ सके, ऐसी चिट्ठी बनाना जो है वो हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है।
तो स्किल्ड व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो चिट्ठी ठीक से बना सके, जो हमारे ऑफिस में ना होने के समय वहाँ आने वाले लोगों को ठीक से अटेंड कर सके, उनकी समस्याओं को ठीक से समझ सके, क्योंकि समस्या समझना भी जो है एक बड़ी बड़ी चीज़ है। हर व्यक्ति की बस का ये भी नहीं है कि जो कार्यालय में व्यक्ति आ रहा है उसकी जो समस्या है उसको वो ठीक से समझ भी ले। तो अगर विधायक ऑफिस में नहीं है और कोई पब्लिक से व्यक्ति ऑफिस में आ रहा है, अपना काम बता रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी जो है वो डेटा ऑपरेटर ही है हमारे, जो वहाँ बैठ पब्लिक को अटेंड करते हैं। और अगर उनकी समझ, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी परिपक्वता जो है उस लेवल की नहीं होगी कि वो बताने वाले की समस्या को ठीक से समझ सके, तो उसका निवारण करना जो है वो असंभव है। और क्योंकि विधायक हर समय कार्यालय में होना संभव नहीं है उनके लिए, तो डेटा ऑपरेटर ही, कृपया आपस में बात ना करें, डेटा ऑपरेटर ही वो व्यक्ति है जो वहां पर विधायक जी के होने के ना होने के समय जो है उनकी समस्या को सुन के उनका हल कर सके। तो डेटा ऑपरेटर जो है वो सिर्फ जो छोटे छोटे जो काम होते हैं वहीं तक उसका काम सीमित नहीं होता है, बल्कि चिट्ठी बनाना, रोजमर्रा के अंदर जो लोग काम है उनको समझना और उसके बाद संबंधित अधिकारी या संबंधित विभाग को जो है उनकी चिट्ठी या उनको कॉल करके समस्या से अवगत कराना का ये काम होता है। तो मेरे लिहाज से जो प्रस्ताव आज यहाँ पर आया है वो बहुत ही ज़रूरी है, उसका पास होना बहुत ज़रूरी है। मैं उसमें सहमति अपनी देना चाहूँगा। और इसके साथ साथ जो संजीव झा जी ने जो बात करी कि दिल्ली में जो विधायकों का जो वेतन है उस पर भी जो है सदन को जो है संज्ञान लेना चाहिए। दिल्ली में विधायकों का वेतन इतना कम है कि ये शब्द आप ही के हैं कि इतने कम वेतन में कोई विधायक जो है बिना किसी ऑब्लिगेशन के कैसे काम करे। अगर हमें ईमानदारी से काम करना है, सभी विधायकों को ईमानदारी से काम करना है, बिना किसी का एहसान लिए काम करना है, तो हमें एक अच्छा वेतन जो है मिलना हर विधायक का जो है अधिकार है। बहुत सारे राज्यों के अंदर हमारे से कई गुना जो है वेतन मिल रहा है। और अभी 2 दिन पहले जो है पार्लियामेंट के अंदर जो एमपीज हैं उनकी जो है सैलरी को इंक्रीज किया गया, जबकि उनकी सैलरी पहले से बहुत अच्छी थी। और लेकिन दिल्ली के अंदर जो है विधायकों की सैलरी जो है पहले ही बहुत कम है। 2008 में आखिरी बारी जो सैलरी बढ़ी थी, उसके बाद 2015 में मैं सैलरी अलाउंस कमेटी का चेयरमैन था। हमने 15 से जो है दिल्ली के विधायकों की सैलरी बढ़ाने का जो है काम शुरू किया। 2021 में जाके सैलरी बढ़ी, लेकिन जो हमने प्रस्ताव किया था वो उसका आधा भी नहीं था। तो मेरा आपसे आज के इस मौके पे निवेदन है कि डेटा ऑपरेटर के साथ साथ जो है जिसको भी आप सैलरी अलाउंस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त करें वो इस पे भी संज्ञान लें। और क्योंकि उस समय सरकारों में फर्क था, ऊपर सरकार किसी और की थी और हमारे यहाँ सरकार किसी और की थी, लेकिन अब तो जो है सब जगह जो है आपकी सरकार है, तो इसका फायदा तो जो है दिल्ली विधानसभा के विधायकों को मिलना ही चाहिए। तो सैलरी अलाउंस कमेटी के जो अध्यक्ष जो भी बने उनको जो है मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो है वो नया प्रस्ताव बनाकर वो केंद्र सरकार को, एमएचए को भेजा जाए और दिल्ली के विधायकों को एक सम्मानजनक वेतन जो है मिल सके। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी मान्य सदस्यों से अनुरोध है कि वेल को क्रॉस ना करें, अगर किसी को जाना बाहर से जाएंगे। अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। विधायकों की बात चल रही है, अगर देखा जाए अभी सदस्य ने कहा कि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक हमारे विधानसभाओं में 6 लाख तक है, नहीं होगी 6 लाख है, चलो 5 लाख तक कर लो, आपस में कंप्रोमाइज हो है अध्यक्ष जी।
अध्यक्ष जी, थोड़ा सीरियस मामला है, इसलिए अध्यक्ष जी पास करेंगे तब भी काम होगा ना। एक मिनट देखिए, शुरू करिए। हाँ, ये अध्यक्ष जी, 2 तो डाटा वाले कह रहे हैं, 4 हो गए, चलो डाटा वाले। एक जो आएगा उसको रिसीव भी करना है ना, पानी पिलाना है, उसको चाय पिलानी है। जब सिस्टम देना है तो पूरा दो ना जी, कम में रखना ना। फिर जो व्यक्ति, क्योंकि रात को भी लोग आके तंग करते हैं, आपको तो अध्यक्ष जी काफी साल हो गए हैं, कई बार एमएलए रह गए, तो रात के लिए भी एक व्यक्ति चाहिए कि नहीं, बताओ ना। क्योंकि कोई आएगा, उसकी कंप्लेंट सुनेगा, क्योंकि हमारा काम तो 24 घंटे का है ना, तो इसके देखते हुए 6 या 7 बनते हैं। देखा जाए तो अगर काम की बात करें तो, टालने की बात करें तो अलग बात है, क्योंकि आज काम इतना बढ़ गया है। अभी अभी पीडब्ल्यूडी में कितने में, एक इलेक्ट्रीशियन है, एक वो सड़कों वाला है, ड्रेन वाटर वाला है। इसी तरह हॉर्टिकल्चर में अभी तक मेरी समझ में ही नहीं आया कितने महकमे पीडब्ल्यूडी में फ्लैट अलग है, अभी तक नहीं समझ गया। 3 बार बन भी गया, तब भी ये 4थी बार है, ठीक है ना। अभी तक समझ ही नहीं आ रही, 2 महीने हो गए, करें क्या, 1.5 महीना हो गया। तो अध्यक्ष जी इसके लिए तो है जी, नहीं आदमी ना दो, आदमी इससे ज्यादा मत दो अध्यक्ष जी, इससे ज्यादा मत दो, 6 से ज्यादा मत दो। लेकिन इतना काम बढ़ गया है, पहले वाला काम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, अतिशी जी बैठी हैं, 11 साल में इन्होंने जो काम बढ़ा दिए है, जो काम बढ़ा दिए वो तो अद्भुत है, अद्भुत है। आप चल के देखो, जंगपुरा में जो सिद्धार्था एक्सटेंशन के साथ नाला जा रहा है, आप मानोगे नाले में कम से कम 200 ट्रक मिट्टी पड़ी हुई है। और वो एनसीआरटीसी जो काम करती रही है, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। काम तो बढ़ा दिया इन्होंने। सीवर गलियों में जाओ तो 20-20, नहीं काम बढ़ाने का देखेगा कौन। काम को ठीक करने के लिए एमएलए थोड़ी जाएगा, आगे आगे एक आदमी। अभी तो ये दफ्तर की बात कर रहा हूँ, हर काउंसलर के यहाँ पर भी एक आदमी चाहिए जो कर सीवर और पानी देखेगा। इस हिसाब से तो 11-12 बन जाते हैं अध्यक्ष जी। नहीं मैं बात ठीक नहीं कर रहा, फील्ड के हिसाब से अगर देखो तो हर काउंसलर के नीचे एक व्यक्ति रखना पड़ता है जो जाके सीवर पानी की कंप्लेंटें, क्योंकि कर्मचारियों को जो इन्होंने बिगाड़ दिया है ना, इन्होंने जो बिगाड़ दिया है ना, आज उनको कंट्रोल करने में भी हमको 6 महीने रह जाएंगे। अतिशी जी तो पहले दिन ही बोर्ड लेके बाहर खड़ी होगी, 2500 दो, एटीएम लगा हुआ है, 2500 निकाल के दे दो। एटीएम लगा ये देखो ना, एटीएम दो, 2500 निकाल लो, सबको एक दे दो कार्ड। तो इसलिए जो काम बिगड़ा है उसको सही करने के लिए कम से कम 9 आदमी चाहिए। ये मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, इसमें हंसने की बात नहीं है भैया। 6 तो हो गए अपने ऑफिस के लिए, 1 रात के लिए, 5 दिन के लिए, और 3 चाहिए हमें अध्यक्ष जी, 3 चाहिए मॉनिटरिंग के लिए।
हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है कि हमको इतने व्यक्ति मिलने चाहिए, ये मैं बता दूं अध्यक्ष जी। और जनता की भी मांग है, क्योंकि काम होने चाहिए ना, काम नहीं होंगे तो अगली बार हम इधर से उधर बैठ जाएंगे, काम होंगे तो इधर राजे बने रहेंगे, ठीक है ना। तो राजा बनना ठीक है, और आपकी एक कलम से, एक आपने बस जैसे हंसते रहते हो ना, ऐसे इस पे भी साइन कर दो, एक साइन कर दो, जिससे कि हम सबका भला हो जाए, अगली बार भी इधर ही बैठे आके, उधर ना जाए। तो ये जो चीजें हैं अध्यक्ष जी बड़ी जरूरी है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय। अनिल झा जी। अध्यक्ष जी, सूर्य प्रकाश खत्री जी ने जो प्रस्ताव लाए हैं उसको मेरा समर्थन देते हुए इस विषय पर मैं, जो मारवा साहब ने भी जो विषय रखा है वो बहुत गंभीर विषय है। जो स्किल्ड लेबर की बात, दिल्ली सरकार का ही नियम है कि स्किल्ड लेबर को एक सम्मानजनक वेतन सरकार ने जो सुनिश्चित किया है, अगर एक विधायक के कार्यालय में कार्यरत व्यक्ति वह भी नहीं करेगा तो क्या होगा? हो सकता है कि करप्शन वहीं से जन्म लेता हो। अगर हम 10,000, 5,000, 15,000 देंगे एक स्किल्ड को, जो बेचारा 8-10 घंटे काम करेगा। एक मिनट सर, अध्यक्ष जी, मंत्री जी एक सेकंड। तो मेरा ये मानना है हमें इस पर उनके स्किल्ड पेमेंट पर ही विचार नहीं करना चाहिए। हम ये देखते हैं कि ईएसआई का कार्ड भी बनता है, उनका हेल्थ के भी इश्यू होता है, उनके पीछे बाल बच्चे भी होते हैं। अगर अचानक उसके यहाँ कोई आपत्ति आ जाए हेल्थ को लेकर के, हम देखते हैं दिल्ली सरकार के भी अंदर अन्य कर्मचारियों की ये स्थिति है कि अस्पताल में इलाज कराने जाता है, पहले पेमेंट देता है, उसके बाद उसको पेमेंट मिलती है और बहुत मुश्किलों से मिलती है। रिएम्बर्समेंट की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। मेरा यह मानना है जो स्किल्ड लेबर को विधायक के कार्यालय में दिया जा रहा है, मैं एक सामान्य सी बात अध्यक्ष जी आपके सामने रखना चाहता हूं, आखिर विधायक का प्रोटोकॉल, उसकी हैसियत क्या है? हम ये देख रहे हैं एक चीफ सेक्रेटरी है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है जो नया लड़का यूपीएससी करके आया है, उसको गाड़ी, ईडीओ, सीडीओ, वीडियो, रेडियो, एक्टर, रेक्टर, ट्रैक्टर, कंडक्टर सब मिल रहा है। हमको क्या मिल रहा है? जो मैं तो पूर्व विधायक भी रह लिया, वर्तमान में रह लिया, पहले भी 2 बार रह लिया, तो पूर्व विधायक की पेंशन है 8,000, 15,000। किसी को बताते तो शर्म आती है। आप ये बताइए, कई ऐसे विधायकों के परिवार को जानता हूं जिनका देहांत हो गया है, उनके परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो रहा है। यहां पर एक एलडीसी जो किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर में काम करता है, उसकी तनख्वाह 80,000 रुपया है, उसको ड्राइवर मिलता है, उसको बाहर घंटी बजाते हैं तो चपरासी दौड़ के जाता है, उनको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं एक विधायक का प्रोटोकॉल, कोई अधिकारी के पास जाएंगे तो वो उठ के खड़ा होगा, उनको छोड़ के आएगा, चिट्ठी का जवाब देना पड़ेगा, अगर वो प्रोटोकॉल अगर आप मान रहे हैं, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से जो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सुविधा मिलती है, मिनिमम सुविधा, उतनी आप विधायक को दे दीजिए, उतनी विधायक को दे दीजिए आप। अच्छा, ये कोई मैं बहुत ज्यादा उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई और ये नहीं है कि हम कोई नौकरी नहीं ले सकते थे, मेरी भी जी सरकारी नौकरी लगी, वो तो छोड़ करके हम विधायकी करने आए हैं यहाँ पे या राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं। उनको गाड़ी मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, शाम को जब लेट हो जाएंगे तो वो उनको एक्स्ट्रा एक ड्राइवर मिलता है, ओवर टाइम का पैसा मिलता है। अब हमारे साथ स्थिति क्या है जी, रात को शादियों में अध्यक्ष जी जाना पड़ता है। शादी की स्थिति ये है, हमारे को तो अनथराइज कॉलोनी में इतनी मुश्किल कई बार आती है कि हम शादी में रात को 12 बज गए, 1 बज गए, मुझ पर फायरिंग हुई हमारे ऊपर, हमारे सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। हम कैसे कैसे बचे वो हमारे को जानकारी है, जबकि आपके सामान्य दिल्ली सरकार के अफसरों को रात्रि को उसको देखा जाए तो सुरक्षा की भी स्थिति मिल जाती है। अध्यक्ष जी, ये जो प्रस्ताव आया है उस प्रस्ताव पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए, अब मेरा जैसा क्षेत्र है या संजीव जी का जो क्षेत्र है
या मटियाला वाला क्षेत्र जहां 8-8 लाख की आबादी है, 6-6 वार्ड है हमारे यहाँ, 5-5 वार्ड है। कम से कम मिनिमम विकासपुरी मिनिमम एक वार्ड में एक डाटा एंट्री ऑपरेटर हमको मिल जावे। हम ये नहीं कह रहे हमको गाड़ी दे दीजिए, मैं तो ये नहीं कह रहा, जो बेसिक सुविधा एक एसडीएम को है, सामान्य से एक जो शुरुआती दौर में एडमिनिस्ट्रेशन में आता है और दर्जा हमको ये कहा दिया गया आप चीफ सेक्रेटरी वाले हैं, हवा तो हमारी ऐसी बन रही है। और इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए सम्मानजनक और दूसरी बात कह रहा हूं अध्यक्ष जी, कल पार्लियामेंट में और गोवा की विधानसभा में सेंसेक्स के हिसाब से पेमेंट तय होती है, यानी कि अगर महंगाई बढ़ती है तो सेंसेक्स सुनिश्चित करता है कि एक विधायक की ये सैलरी है और सेंसेक्स ये तय करता है ये विधायक की होगी कम बढ़ेगी। जब पार्लियामेंट ने भी कर दिया है, सैद्धांतिक रूप से उसे स्वीकार कर दिया है, तो दिल्ली विधानसभा को भी वो स्वीकार कर लेना चाहिए और डाटा ऑपरेटर के साथ उसकी जो वेतन है स्किल्ड लेबर के साथ साथ हेल्थ की योजना को भी स्वीकार करना चाहिए, उसे कैशलेस उसको भी हेल्थ की सुविधा मिले जो हमारे स्टाफ में। और विधायक जो पूर्व विधायक हो गए हैं, देखिए सदन में मैं कहना चाहता हूं यहां जितने लोग बैठे हैं पूर्व तो सबको होना है, इसलिए कम से कम पूर्व विधायकों के विषय पर हमको विशेष चिंता करनी चाहिए। जो पंजाब में पेंशन है, जो गोवा में पेंशन है, जो अदर जगह पे पेंशन है, वो पेंशन पर विचार करना चाहिए। आपका बहुत बहुत आभार। चलिए, इन्होंने अनिल जहाज ने 5 साल का सबका बीमा कर दिया है, 5 साल तक कोई किसी को कोई कुछ हानि नहीं होगी किसी प्रकार की, ठीक है ना। आपने कहा पूर्व तो सबको होना है, तो वर्तमान में तो सब सुरक्षित हो गए 5 वर्ष के लिए। चलिए, कुलवंत राणा जी। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य सूर्य प्रकाश खत्री जी के द्वारा जो 107 नियम के तहत जो प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। और ये सत्य है कि सरकार कानून बनाती है और कानून का उल्लंघन बोलती विधायक आप करो उल्लंघन। हमारे यहाँ जो डाटा ऑपरेटर था वो श्रम विभाग में चला गया और शिकायत कर दीजिए आपने मिनिमम वेजेस का ध्यान नहीं रख रहे, हमें मिनिमम वेजेस दे नहीं रहे, मैं तो जा रहा हूँ। 3 महीने काम किया, छोड़ जाता है, सीखता है, भाग जाता है, पे कम है। तो ये सत्य है कि जो व्यवस्था जो मिनिमम वेजेस है उसका पालन करते हुए, और रिवाइव क्यों नहीं किया, ये भी मैं जिन लोगों ने तनख्वाहें बढ़ाई उस समय 15 में, तो उनको उस समय हर चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, डाटा ऑपरेटर की स्थिति देखनी चाहिए, पेंशन को भी ध्यान देना चाहिए, सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए काम आगे टेक्निकल तरीके से उसको काम करना चाहिए। दूसरा ये सत्य है कि आधार कार्ड का डाटा उसको नोट करना, जांच करनी सही व्यक्ति है कि नहीं है, शादी निमंत्रण पत्र है उनको भी ऑपरेट करना, सोशल मीडिया और एक ऐड हो गया, सोशल मीडिया का ऑपरेटर भी चाहिए। 5 वार्ड मेरे यहाँ हैं, उन्होंने 6 वार्ड उनके यहाँ होंगे, तो वार्ड वाइज कम से कम एक व्यक्ति जो अन्य समझ, पेंशन अलग विषय है, बहुत सबको अलग निवास प्रमाण पत्र, तो बहुत सारी चीज़ें डाटा ऑपरेटर ज़्यादा चाहिए, सत्य है। अच्छा तभी विधायक का कार्य चल पाएगा और हमारी अनुपस्थिति में वही लोग काम करते हैं। तो और मिनिमम वेजेस को का पालना हर एक चीज़ में होना चाहिए, हमारे यहाँ भी होना चाहिए और डाटा ऑपरेटर बढ़ाए जाना चाहिए। ऐसा उस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ। और विधायकों की स्थिति का अवलोकन करते हुए जो यूटी का जो पे है JNK में भी वहाँ पे हमसे ज़्यादा है, गोवा में भी हमसे ज़्यादा है, तो सच है कि विधायकों को सम्मानित राशि तो उनका खर्चा ठीक ढंग से चल सके। हमारा पेट्रोल का खर्चा 30,000 रुपये है, कितनी शादियों में जाते हैं 30, 40, 50,000 रुपये शादियों में सगन डालते हैं, तो कोई इस व्यवस्था से नहीं चल रहे हम लोग, लेकिन उन व्यवस्थाओं को सब लोग झेल सकें और उसका पालन करते हुए अपना जो प्रोटोकॉल है उसकी व्यवस्था ढंग से चल सके, इतनी व्यवस्था सरकार को एक विधायक की करनी चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर अनिल गोयल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं सूर्य प्रकाश खत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन की बात करना चाहता हूं। इसमें लिखा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत कुशल श्रेणी के अनुसार बढ़ाया जाए। तो वो कुशल श्रेणी सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटर की क्या ज़रूरत है क्या हमको, लेकिन हमको तो लगता है एक मैनेजीरियल स्किल की भी ज़रूरत है जो ओवरऑल मैनेजमेंट करें। हमको एक सोशल मीडिया के लिए भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो ये स्किल हैज़ टू बी डिफाइंड। जो स्किल है, आप सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटर से विधायक का काम नहीं चल सकता सर। जो अभी मारवा साहब ने कहा 6 चाहिए, वो डिसाइड आप इस, क्योंकि मोशन में नहीं है इसमें, इसलिए मैं नहीं बोल रहा, लेकिन आपको
चाहिए अलग अलग स्किल के लोग, एक चाहिए रिसेप्शन पे, एक चाहिए डेटा एंट्री ऑपरेटर, 2 इसके अलावा मैनेजरियल स्किल के लोग चाहिए, सोशल मीडिया के चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो गार्ड और वो भी चाहिए हमको, सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए हमको, एक पीएन भी चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए तो इसको और डिटेल डिस्कशन की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास जो आता है उसकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जो आता है वो 3 महीने 6 महीने हो सकता है 1 साल में सीखने के बाद चला जाता है, उसके गवर्नमेंट स्कीम वो देखता है, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स देखता है। तो उसके लिए हमको एक सीनियर लोग भी चाहिए और डेटा एंट्री ऑपरेटर के अलावा मैनेजरियल स्किल के लोग भी चाहिए। अगर इसका 4 की जगह 6 हो और अलग अलग जॉब डिफाइंड हो, एक ऑफिस चलाने के लिए हमको 5 से 6 लोग विद डिफरेंट स्किल्स चाहिए। कौशल श्रेणी अलग अलग है, नॉट ओनली डेटा एंट्री ऑपरेटर बट ऑल्सो मैनेजरियल स्किल एंड द सोशल मीडिया पर्सन जो उसको जानता हो, क्योंकि इसमें 12-12 घंटे 14-14 घंटे भी काम हमको कराना पड़ता है। जॉब सिक्योरिटी है नहीं, जॉब प्रोफाइल अलग होनी चाहिए डेटा एंट्री ऑपरेटर के, जो इसमें लिखा है उसकी जगह। थैंक यू। माननीय मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों की भावना से सरकार अवगत है। सरकार इसके संदर्भ में एक समिति बनाकर विचार करके इस विषय को आगे इसमें निर्णय करने की ओर बढ़ेगी। हम सदन की भावना का आदर करते हैं। मैं अभी 107 में 2 चर्चाएं हुई, एक तो डाटा ऑपरेटर को लेकर के और मानदंड तो अच्छा रहेगा, मानदंड बढ़ाने की बात की गई पार्लियामेंट की तर्ज पर। तो इसके लिए सदन के समक्ष जो है एक कमेटी गठित की जाती है, जिसमें अभय वर्मा जी, सूर्य प्रकाश खत्री जी, पूनम शर्मा जी, संजीव झा जी और विशेष रवि जी, ये 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाता है, जिसको की अध्यक्षता अभय वर्मा जी करेंगे संयोजक के रूप में और अध्यक्षता के तौर पर, और समय सीमा में इस पर 2 सप्ताह के अंदर अंदर, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो समय बढ़ा देंगे, 2 सप्ताह में इसकी रिपोर्ट जो है वो चेयर को देंगे, जिस पर आगे का फैसला तय किया जाएगा। माननीय एक बार बात करूं, मैं पूरी बात कर लूं एक बारी। किस विषय बात करना चाहते हैं? मैं भी करूंगा बात, वो करूंगा मैं आपसे, लंच में भी 1 घंटा मिलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। मैं बैठी मैं करता हूं। माननीय सदस्यगण, मुझे यह घोषणा करते हुए और आप सबको जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम दिल्ली विधानसभा को ई विधानसभा बनाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। हम इस परियोजना को 100 दिनों के भीतर लागू करने के लिए समय सीमा जो रखी है वो 100 दिन रखी है, इसको हम लागू कर सकें, ताकि विधानसभा का मॉनसून सत्र जून जुलाई में ई विधान एप्लीकेशन का उपयोग करके आयोजित किया जा सके। गत 22 मार्च 2025 को हमने दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के साथ एक MOU किया है। नेवा अर्थात नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने से विधानसभा, इसकी समितियों और सचिवालय की सभी कार्रवाई डिजिटल और कागज रहित हो जाएगी, पेपरलेस हो जाएगी। सदस्यों को अपने नोटिस ऑनलाइन जमा करने और अपने फ़ोन या टैबलेट पर विधानसभा के सभी रिकॉर्ड प्राप्त करने की सुविधा होगी। विधानसभा से संबंधित सभी कार्य जैसे प्रश्न
कार्यसूची, चर्चाएं, विधायी कार्य, समिति कार्य आदि के अलावा यह एप्लीकेशन हमारे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों के प्रबंधन में भी बहुत उपयोगी होगी। सबसे विशेष बात यह है कि जो हमारे क्षेत्र के मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उससे भी हम इस एप्लीकेशन से बहुत लाभान्वित होंगे और उनका समय पर निपटारण भी हो सकेगा। हम इसके लिए प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित करेंगे और मान्य सदस्यों को नेवा के बारे में व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए विधानसभा सचिवालय में एक स्थायी सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल टच स्क्रीन डेस्कटॉप पर किया जाएगा, जिसे प्रत्येक सदस्य की सीट पर लगाया जाएगा। आपके यहाँ पर सबको एक डेस्कटॉप लग जाएगा और जो मॉनसून सत्र होगा जब उसमें आप आएंगे तो वो डेस्कटॉप यहाँ पर लगे हुए होंगे और इसे किसी भी टैबलेट या मोबाइल डिवाइस पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अपने मोबाइल से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, और बहुत ही सरल है, और ये जो ई विधानसभा है ये बहुत सरल है। हर सदस्य, चाहे वो टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से अवगत है भी कि नहीं है, लेकिन जैसे मोबाइल चलाते हैं हम, उसी प्रकार की एक साधारण एप्लीकेशन इसकी होगी। मैं इस नई तकनीक को अपनाने के लिए सभी मान्य सदस्यों से पूरे सहयोग की अपेक्षा करता हूं। मैं इस परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए सहयोग देने के लिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है और इसके लिए हमको वो धन भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये बहुत ही मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। मैं संसदीय कार्य मंत्रालय, एनआईसी तथा भारत सरकार के अधिकारियों की भी सराहना करता हूँ। यह प्रस्ताव पिछले कई वर्षों से, लगभग अगर कुल लगाएं तो पिछले 8 साल 10 साल से ये पेंडिंग था, जिस पर पिछले 10 वर्ष में कोई कार्रवाई नहीं की गई, और उसका मूल जो कारण था वो था कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि जो दिल्ली की जनता की आवश्यकता थी कि सरकारें मिलकर काम करें, और जिस तरह से बाकी तमाम चीज़ों में विवाद खड़े किए गए, उसी तरह दिल्ली की विधानसभा को ई विधानसभा बनाने में भी विवाद हुए और उस पर सहमति नहीं दी गई, उस पर कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि जबकि इस कार्य के लिए फंड भी परियोजना का फंड भी पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा, फंड लेने से भी इनकार किया गया और ये कहा गया कि हम इसको अपने स्तर पे खुद विकसित करेंगे, और उसके लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान किया गया, जबकि पैसा केंद्र दे रहा था। उसके बावजूद दिल्ली सरकार पर वजन डाला गया और फिर उसके बाद टेंडर प्रक्रिया और वो तमाम चीज़ें कोई मैच्योर नहीं हुई, सारा डोल ड्रम में चला गया, अव्यवस्थित हो गया और करोड़ों रुपया जो इस काम के लिए रखा गया था उसका कोई इस्तेमाल भी नहीं हुआ और केंद्र सरकार के पैसे को भी वापस कर दिया गया। दिल्ली सरकार के कानून, न्याय और विधायी कार्य विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी और वित्त विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि वे इस संबंध में सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। विधानसभा सचिवालय ने पहले ही इस परियोजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। नई सरकार के आने के तुरंत बाद सरकार के सहयोग से, दिल्ली सरकार के सहयोग से, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के सहयोग से इस पर हमने तेजी से काम शुरू किया है और मुझे उम्मीद है कि सभी विभाग रिकॉर्ड समय में, मैं सभी विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों से भी आज सदन के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस परियोजना पर तेजी से काम शुरू जो किया गया है, मुझे उम्मीद है कि सभी विभाग रिकॉर्ड समय में दिल्ली विधानसभा में नेवा को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एकजुट होकर कार्य करेंगे
और जो काम 10 वर्ष पहले हो सकता था वो हमने आते ही 100 दिन के अंदर हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। बहुत काम हमारा आगे बढ़ गया है। अभी हमारा DPR तैयार हो गया है। उसके अनुसार सचिवालय में लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। उस DPR के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग हो रही है। 3 ट्रेनिंग सत्र जो है वो पूरे हो चुके हैं। अभी लगातार ट्रेनिंग और मैं स्वयं पीरियोडिकली बैठ के ले रहा हूँ और हम बहुत उत्साही हैं। इस पूरी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक 1 नेशन 1 एप्लीकेशन का जो एक संकल्प लिया था, जिसके अंतर्गत इस विधानसभा को भी विधानसभा हो जाना चाहिए था, लेकिन हम देश के प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके सपनों को दिल्ली विधानसभा में पूरा करने जा रहे हैं और इसको जल्द से जल्द हम इसको लागू करेंगे। 1 मिनट में इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? कोई भी सदस्य कुछ कहना चाहता है? उनके राजकुमार जी, उसका मंत्री जी से भी। हाँ, आपकी इस बहुत महत्वपूर्ण योजना का आपने जो इस पे इनिशिएटिव लिया, इस पे आपका धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं कि निश्चित रूप से जिस प्रकार देश टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहा है, आपने दिल्ली विधानसभा को भी इस रास्ते पर अग्रसर किया है। इसमें मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं उस टीम के माध्यम से ही विधायकों का जो बैक एंड ऑफिस है, जो डे टू डे वर्किंग है, उसको भी अगर विधानसभा के साथ जोड़ दिया जाए और अधिकारियों के कंसर्न नंबर और सारी चीज़ें जो उनकी वर्किंग है इसके साथ जोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से अधिकारियों की और विभागों की जवाबदेही तय होगी, जिससे हमें काम करने में और ज़्यादा प्रतिबद्धता के साथ हम काम कर पाएंगे और उसमें पारदर्शिता भी आएगी। असली सुशासन की जो इबारत अब आप लिखने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और आपको धन्यवाद करता हूँ। संजीव झा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने 90 दिन की तय समय सीमा में आपने ये निर्णय लिया है कि विधानसभा होगा। लेकिन 2 बातें जो भाटिया साहब कह रहे थे उसको भी मैं ऐड कर रहा था और साथ में ट्रेनिंग भी सभी विधायकों का कैसे इसका उपयोग किया जाए वो हो, ताकि बहुत सारे लोग गैजेट से बहुत अच्छे से इन रूबरू नहीं होते हैं, जानकारी नहीं होती है, तो वो जानकारी हो जाए। और इसके बाद अध्यक्ष महोदय एक बहुत बड़ी घटना अभी मुझे मैसेज आया मेरे विधानसभा में हुई है। 14 साल के एक बच्ची, पहले इसको पूरा कर लीजिए, बीच को फिर आपको मैं बस एक बहुत बड़ी घटना बोलने जरूर दीजिएगा क्योंकि आपका मैं उसको अलग से आप उठाइएगा ना, इसमें कोई और सदस्य भाग ले रखा है, नहीं तो मैं मंत्री तरुणेंद्र सिंह मारवा जी है काम की चीज है ना। अध्यक्ष जी बहुत बहुत आपका हम आभार, सारे ही आभार प्रकट करते हैं कि आप जिस तरह नरेंद्र मोदी जी सबको साथ सबका विकास और नई दुनिया में ले जाने की बात हो रही है, आपने मोदी जी का जो विश्वास था, दिल्ली विधानसभा भी एक डिजिटल में आए, आपने अपनी सोच से, किसी ने डिमांड नहीं की, किसी सदस्य ने कोई आपको पत्र नहीं लिखा, इस सोच का आपको मैं 100 में से 100 नंबर देता हूँ। ये बहुत अच्छी सोच है कि आप हमारे बारे में सोच रहे हैं। कई अध्यक्ष बन जाते हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं, एमएलओ का ध्यान नहीं देते, लेकिन आपने जो काम करके दिखा रहे हो और टाइम लिमिट, अभी मैं देख रहा था कि आपने एकदम डिसीजन लेकर एमएलए के लिए कमेटी भी बना दी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तालियां बजाओ यार, है? और टाइम भी आपने, बल्कि सिरसा जी ने कहा 1 महीना, आपने कहा नहीं 2 हफ्ते। देखो पहली बार हो रहा है ये। अध्यक्ष जी आप हमारे बारे में सोच रहे हो, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी लंबी उम्र हो और आप
सूद जी, अध्यक्ष तो थोड़ा समय का भी ध्यान रखना हाँ पड़ेगा। जी, हाँ जी, अध्यक्ष जी, मैंने उस दिन भी कहा था, हाँ जी अध्यक्ष जी, मैंने उस दिन भी आपकी, आप भी करना चाहेंगी तो जरूर समय दूंगा आपको। अध्यक्ष जी, मैंने उस दिन भी आपके लिए कहा था जब आपने भ्रष्टाचार की बात की थी और आपने उसमें ठोस कदम लिया कि 11 साल में जो भी सीएजी है हम विधानसभा में पेश करेंगे। ये भी सराहनीय है, क्योंकि मोदी जी ने भी अपनी पब्लिक मीटिंगों में कहा था, याद है ना, कि हम सबसे पहले सीएजी की रिपोर्ट लेकर आएंगे। अरे 2500 तो मिल रहे हैं, एटीएम लगा ले बाहर, एटीएम लगा ले। तो एक मिनट जरा प्लीज, आपने मोदी जी की बात रख के सीएजी की जो 11 रिपोर्टों में 14 रिपोर्टें, अभी इस मुद्दे पे बात कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं आपका धन्यवाद करता हूं पूरे जोर से, और आप इसी तरह हमारी हितों की रक्षा करो, हम आपके साथ हैं अध्यक्ष। ये सदन में मैं चाहूंगा मंत्री जी इस पर, अच्छा मंत्री जी एक सेकंड, इसमें एक लास्ट बात और स्पष्ट कर दूं, ये देश की पहली विधानसभा हो सकती थी ई विधानसभा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब ये 28वीं विधान से पहले 27 विधानसभा ई विधानसभा हो चुकी है, ये 28वीं विधानसभा, हमने 100 दिन में इसको उससे जोड़ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विधानसभा को ई विधानसभा बनाने के प्रयासों की सराहना करता हूं। मैं आपके द्वारा इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाकर पूरे भारत में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के प्रयासों को मजबूत करने का और नई टेक्नोलॉजी के साथ गुड गवर्नेंस को आगे बढ़ाने का जो संकल्प भारत के प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसको आप साकार करने के लिए यहाँ जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपकी भूरी भूरी प्रशंसा के साथ साथ साधुवाद देता हूँ। आज के इस डिजिटल युग में डिजिटल माध्यमों का गवर्नेंस में बहुत बड़ा योगदान है। वो आज विधान परिसर से शुरू हो रहा है, आने वाले समय में सभी विधायक कार्यालयों तक ये डिजिटल माध्यम गुड गवर्नेंस देने के लिए पहुंचे। इसके लिए भी जो सदस्यों ने यहाँ आपके सामने आशय रखे हैं, उस पर कभी विधानसभा सचिवालय विचार करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। मैं पुनः आपके द्वारा नरेंद्र मोदी जी के इस डिजिटल इंडिया प्रयास को, डिजिटल माध्यमों से गुड गवर्नेंस देने के प्रयास को दिल्ली विधानसभा में किए जाने के लिए साधुवाद देता हूं। और अध्यक्ष जी, अंतिम वाक्य लाइटर साइड पे कहता हूं, आपने कहा कि ये विधानसभा पहली हो सकती थी, 28वीं है, तो 28 को भी जो न्यूमरोलॉजी का खेल करते हैं, 2 और 8 जोड़ के नंबर 1 ही बन जाता है। शायद इसी दिन का इंतजार करते करते इसे डिले किया गया होगा कि 28वें पे 8 और 2 10, 1 जमा 0 तो 1, ये न्यूमरोलॉजी का आंकड़ा है, शायद इसीलिए ऐसा किया गया होगा। मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपना स्थान लेता हूं। केवल आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पहले भी एक बार पूर्व विधायक हमारे मित्र नसीब सिंह जी यहाँ आए थे, हमसे भूल हो गई थी, वो यहाँ गैलरी में उपस्थित हैं, आपके ध्यान दिलाने के हेतु। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। हमारे बीच में पूर्व विधायक श्री नसीब सिंह जी यहाँ एलजी गैलरी में उपस्थित है कार्रवाई देखने के लिए, हम उनका स्वागत करते हैं। माननीय सदस्यगण, लोकसभा के रिटायर्ड सचिव और दिल्ली विधानसभा के सचिव रहे श्री एस.के. शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक के वितरण के संबंध में सूचना। दिनांक 18 मार्च 2025 को प्रबोधन कार्यक्रम में संविधान सभा में दिल्ली विषय पर अपने व्याख्यान में लोकसभा के रिटायर्ड सचिव और दिल्ली विधानसभा के भी सचिव रहे श्री एस.के. शर्मा जी ने अपनी पुस्तक भीमराव अंबेडकर आर्बिटर ऑफ दिल्लीज डेस्टिनी का उल्लेख किया था। एक पूरा